नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। लगातार आपके साथ जो हमारा संपर्क है वो बना हुआ है, चाहे वो रात के 12 बजे हो, 2 बजे सुबह हो या फिर सुबह के 4 बजे। हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि अब वो फैसले की घड़ी धीरे धीरे नज़दीक आ रही है जब आप 5 साल के लिए सरकार चुनेंगे, अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। हालांकि एक अभी तक समस्या आपके पास भी होगी कि अब तक आपके जनप्रतिनिधि का नाम सामने नहीं आया होगा। संभावनाएं बहुत सारी व्यक्त की जा रही होंगी। उसके साथ साथ अब तक बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं, जिन पर आपको भरोसा था कि वो बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगी, उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा अब तक नहीं की है। महागठबंधन की स्थिति जो है वो आप देख रहे हैं। आप जानते हैं कि बिहार सहित देश में अब एक नई धारा चल चुकी है। लोकतंत्र ने गठबंधन की राजनीति को स्वीकृति दे दी है और यह स्वीकृति आपने दिया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जातीय समीकरण है, सामुदायिक बातें हैं, क्षेत्रवाद है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको मिला करके एक पूरा फुल पैकेज बनता है और उस पैकेज पर आप वोट करते हैं। जीत हार का आंकड़ा लोकतंत्र में आप जानते हैं कि क्या होता है। अक्सर जीत हार में 49% लोगों के विचारों पर 51% लोग अधिकार और आधिपत्य जमाते हैं। लोकतंत्र की ये अच्छाई और खूबसूरती के साथ साथ बुराई भी और सैड पहलू भी है। लेकिन क्या कीजिएगा, इसी के साथ चलना है। जब एक नेता जीतता है तो वो 49% को भी वही सुविधाएं देता है जो 51% वाले को देता है, यानी कि इस खूबसूरती में और 4 चांद लग जाता है। पिछले 15 साल से नीतीश कुमार जी लगातार बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। थोड़ा सा समय को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ रही है और भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पीछे चलती रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1977 आपको याद होगा, उससे पहले आज़ादी की लड़ाई में भी जनसंघ को आपने जाना होगा। जब 1970 में आंदोलन शुरू हुआ और कांग्रेस के विरुद्ध एक मुहिम चली तो बिहार ने उसका प्रतिनिधित्व किया था। आज के वर्तमान परिस्थिति के जितने भी नेता हैं वो लगभग सभी मेन स्ट्रीम के नेता उस समय थे। लालू प्रसाद हों, नीतीश कुमार हों, जेपी नड्डा हों या फिर जिसका भी नाम आप ले लें, सुशील मोदी का नाम ले लें, ये सारे लोग कहीं ना कहीं उस आंदोलन के हिस्सा रहे हैं। बिहार की राजनीति को जेपी नड्डा भी अच्छी तरह से जानते हैं और सबसे ज़्यादा इस राजनीति को जानने वालों में अगर कहा जाए तो लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और इनके साथ साथ सुशील मोदी हैं। सुशील मोदी बेहतर ढंग से डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो या फिर एनडीए हो। एनडीए की स्थिति क्या है आपको पता है। महागठबंधन उससे पहले कई खंडों में विभक्त हो गई। महागठबंधन से सबसे पहले जीतन राम मांझी ने बाय बाय टाटा ओके कर दिया और वो निकल करके नीतीश कुमार जी के पास पुनः चले गए अपने पुराने घर में। हालांकि उनका पुराना घर, उससे भी पुराना घर जो है वो कांग्रेस था, लेकिन वो चले गए और जा करके वहां ताल ठोकने लगे। और उनके ताल ठोकने का कारण ये हुआ कि नीतीश कुमार जी जिस कारण से लेकर के गए थे वो कारण उन्होंने पूरा कर दिया। आखिर अंततः महागठबंधन में जो रास्ता दिखा करके गए थे जीतन राम मांझी, वो रास्ता तेजस्वी यादव को पसंद आ गया। उन्हें लगा कि ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देना ही उचित होगा और उन्होंने धीरे धीरे चुप्पी साध ली। जीतन राम मांझी निकले तो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला और जब बयानों में बात पूछी जाने लगी, मीडिया ने सवाल किए कि आखिर बताइए कि आपने जीतन राम मांझी जब निकल गए तो उनको रोका क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो बड़े हैं, वो उनका डिसीजन हमको सर्वमान्य है। फिर बात आई तो जो तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में 2019 से लगातार बिहार की राजनीति में विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, उनकी बारी आई और वो भी रात में मिलते हैं और 2 दिन के बाद सब कुछ ठीक होने की बात कहते कहते वो भी महागठबंधन से बाहर हो जाते हैं। तब भी वो कहते हैं कि हमारे बड़े हैं, जो फैसला लिए हमें स्वीकार्य है। अब आगे की बात है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले को तय करने के लिए एक बैठक होती है। उस बैठक में तीसरे जो साथी हैं वो हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं मेरे साथ धोखा हुआ, खंजर भोंका गया और निकल करके बाहर चले जाते हैं। तब भी तेजस्वी यादव चुप रहते हैं और कहते हैं कि वो हमारे बड़े भाई हैं, इनको एकोमोडेट करने की हमने कोशिश की थी, लेकिन जो उनके मन में है, उनकी मर्जी है, हम उन्हें रोक कैसे सकते थे। अब इन सब बातों पर आपने महागठबंधन की स्थिति तो समझ ली। अब एनडीए की स्थिति है कि एलजेपी के तरफ से चिराग पासवान ने बिगुल फूंक दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और चुनाव वो
इस शर्त पे लड़ेंगे कि मोदी से बैर नहीं और नीतीश तेरी खैर नहीं। 7 निश्चय योजना को उन्होंने ढकोसला बताया है और कहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लेके चलें। इस पर काफी विवाद हो गए हैं और नए नए प्रवक्ता सामने आ गए हैं। प्रवक्ताओं की एक नई लिस्ट नीतीश कुमार की पार्टी ने जारी किया है। उस लिस्ट में वो सारे लोग हैं जिन्हें 2019 में टाटा ओके बाय बाय कर दिया गया था। अजय आलोक आप जानते हैं कि एक बेहतर और तल्ख टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से प्रवक्ता की लिस्ट में उनका नाम आना इस बात को बताता है कि अब आर पार के मूड में जेडीयू आ गई है। हालांकि आर पार के मूड में बीजेपी कभी नहीं आ सकती है, क्योंकि बीजेपी वो बीजेपी है। हमने 77 के आंदोलन की जिक्र किया था। उस आंदोलन में आपको याद होगा कि किस तरह से कैलाशपति मिश्र ने अपनी योग्यता प्रमाणित की थी और आंदोलन के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को सदन में एंट्री दिलवाया था। हालांकि उस समय सुशील मोदी को भी चुनाव लड़ाने की बात चल रही थी, पर सुशील मोदी को लगा था कि वो अभी उस लायक नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है कि जनता के बीच में जाकर अपनी बातें रख सकें, और उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। आज सुशील मोदी हैं जो लगातार बीजेपी और जेडीयू दोनों की फील्डिंग कर रहे हैं। उनकी फील्डिंग का नतीजा ये है कि आज महागठबंधन के बाद एनडीए भी 2 खेमे में बंट गया है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हम कहना चाह रहे थे कि 2020 के चुनाव में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। तो ये ट्विस्ट क्या है कि हो सकता है कि महागठबंधन के कई साथी एनडीए में हों और एनडीए के कई साथी महागठबंधन की तरफ रुख करें, पर महागठबंधन में तो नो एंट्री का बोर्ड पहले ही तेजस्वी यादव ने लगा दिया है। और एक बात कहते हुए मुकेश सहनी निकले थे कि युवाओं से तेजस्वी यादव को बहुत डर लगता है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनसे ज़्यादा योग्य कोई नहीं है। पर उन्हें पता नहीं है कि उनके जीवन में बड़ी तल्ख बातें कही थी मुकेश सहनी ने। जिस मुकेश सहनी की बात की जा रही है कि एनडीए में उनके लिए एक बहुत ही बेहतर कुशन लगा दिया गया है, उनके लिए एक बेहतर अवसर पैदा कर दिया गया है। और बहुत जल्दी आज हो सकता है किसी भी क्षण मुकेश सहनी घोषणा करें कि वो महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में आए हैं और बहुत खुश हैं पुराने घर में आकर के। 2015 में उन्होंने एनडीए के लिए और खास करके नीतीश कुमार के लिए माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी की टीम के लिए बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग किया था। हालांकि आपको पता है कि 160 सीटों में से मात्र 53 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बहुत दूर हो गई थी, क्योंकि महागठबंधन ने 178 सीटें प्राप्त की थी, जिसमें नीतीश कुमार के वोट का प्रतिशत 16.8% था। और यही वो कारण है जहां भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से पीछा छुड़ाने से बच रही है। अगर ये मौका मुकेश सहनी की तरफ से मिल गया तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बाय बाय करते हुए नीतीश कुमार को अलग से चुनाव लड़ जाए, लेकिन संभावनाएं कम नजर आती हैं। मुकेश सहनी के लिए रास्ता बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी बहुत जल्द एनडीए का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 2 बातें बहुत मुख्य हैं। पहली तो ये कि क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अपने से दूर करेगी? कर भी सकती है, क्योंकि अगर ये 15% का दावा करने वाले मुकेश सहनी और 7% के आसपास का दावा करने वाले चिराग पासवान अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं तो पासा पलट सकता है। साथ में उपेंद्र कुशवाहा की भी बात चल रही है, वो भी हो सकता है कि इस कुनबे का, इस नई गठजोड़ का हिस्सा बन जाए। लेकिन ये बहुत टेढ़ी खीर है, समय कम है। आपको पता है कि 1 तारीख से 8 तारीख तक पहले चरण के नामांकन की तिथि थी। 5वां दिन है आज, और आज 5वें दिन तक किसी भी बड़े दल के किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। आज किसी भी क्षण बड़ा फैसला आ सकता है और इस फैसले पर हमारी पूरी नज़र है। आपको बता दें कि एक बड़ा ट्विस्ट आपका भी इंतजार कर रहा है। हो सकता है कि जिस तरह से मुकेश सहनी ने बीच बैठक में उठ करके कहा कि मेरे सीने में खंजर भोंका गया, हो सकता है कि ये खंजर भारतीय जनता पार्टी निकाल ले और मुकेश सहनी के साथ साथ चिराग पासवान भी 143 नहीं बल्कि पूरी तरह से पूरे दमखम के साथ नीतीश कुमार और साथ साथ तेजस्वी यादव के विरुद्ध चुनाव लड़ें, क्योंकि दोनों को जब तक सत्ता और मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी से दूर नहीं ढकेला जाएगा तब तक इनके लिए कोई रास्ता नहीं बन रहा है। हम बार बार आपको बताते जा रहे हैं कि एक नया ट्विस्ट इंतजार कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी इंतजार एक लंबे समय से कर रही है कि नीतीश कुमार जब सीट खाली करेंगे तभी तो होगा। उधर
जदयू की तरफ से लगातार बयान आ रहा है कि जब तक नीतीश कुमार जिंदा है बिहार में नो वैकेंसी है सीएम कुर्सी के लिए। अब देखना होगा कि ये लड़ाई कहां जाती है। 24 घंटा फिर एक बार बता रहे हैं कि बहुत भारी है बिहार की राजनीति और राजनीतिक दलों के लिए। इंतजार कीजिए, हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। भोरे भोर में आपका यहीं पर हम आज साथ छोड़ते हैं। कल फिर हम मिलेंगे। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।